Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have started our new chapter which is cash flow statement. तो हमने 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी की बात की थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग के जो कुछ आपके सम हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि बस आपको एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करना है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी से बिलोंग करेगी या इससे इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। बहुत इजी है वो। उसके बाद हमारा कैश फ्लो का काम स्टार्ट होगा, यानी वन बाय वन हम एक्टिविटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। तो शुरुआत होगी आपकी फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जहां आपको निकालने होंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, तो अब यहां पर इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले तो आपका प्रॉफिट। दैट प्रॉफिट शुड बी बिफोर टैक्स। हमें इसके लिए चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा उसमें से कुछ एप्रोप्रिएशंस कर दी जाती हैं और हमें प्रॉफिट में एक तो बिफोर टैक्स और बिफोर एप्रोप्रिएशंस चाहिए। मींस कि आउट ऑफ प्रॉफिट हम कुछ ट्रांसफ़र कर देते हैं एप्रोप्रिएशंस के रूप में। हमने रिजर्व अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ के हमने प्रोविज़न बना लिए। तो वो सब करने से पहले का हमें प्रॉफिट चाहिए अगर हमें कैश फ्लोज निकालने हैं फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए उसमें कुछ आइटम्स ऐड बैक करनी होती हैं। वो आइटम्स को आप अपना वर्किंग नोट बना करके ऐड करोगे और उसके बाद अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करोगे कि मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना अमाउंट है। तो जिन आइटम्स को ऐड बैक करना है वो आइटम्स हम वर्किंग नोट में लिखेंगे। तो फर्स्ट हो सकते हैं कि अगर मुझे निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो मुझे जो भी प्रॉफिट बताया गया है नेट प्रॉफिट वो हम लिखेंगे वर्किंग नोट बना करके। उसमें ऐड करना है आपको ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कि अगर आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। कैसे पता चलेगा कि आपका जो करंट ईयर है और आपका जो प्रीवियस ईयर है उसका जो रिजर्व का बैलेंस होगा। जैसे प्रीवियस ईयर में 20,000 थे रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, करंट ईयर में 25 हैं, तो इट मीन्स 5,000 रुपीज़ आपने ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसको वापस जो है अपने प्रॉफिट में ऐड कर दो। इसी तरह आपने अगर कोई इंटरिम डिविडेंड पे किया है, वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट ही पे होता है, तो इंटरिम डिविडेंड को भी अपने प्रॉफिट में वापस जो है आप ऐड करेंगे। उसके बाद आपने कोई प्रपोज्ड डिविडेंड के रूप में कोई प्रपोजल दिया है, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है ना, वो हम प्रॉफिट में से जो भी प्रपोजल होता है उसको प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट पे होता है डिविडेंड, तो उसको भी वापस ऐड कर दो, क्योंकि हमें बिफोर टैक्स बिफोर डिविडेंड वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर एंडिंग काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशंस। डिविडेंड हो गया, और डिविडेंड ध्यान रखना प्रीवियस ईयर का लेना है प्रपोज डिविडेंड। फिर आती है बात टैक्स की, क्योंकि हमने लिखा ही है बिफोर टैक्स का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ आपने ऐड कर देना है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ, ध्यान देंगे यहाँ पर करंट ईयर का, क्योंकि जो टैक्स का प्रोविजन बनता है ना वो करंट ईयर वाला एक्चुअल में पे होता है उस साल में, और जो डिविडेंड होता है वो लास्ट ईयर जो हम प्रपोजल देते हैं उसको हम करंट ईयर में पे करते हैं। तो इसीलिए टैक्स का जो प्रोविजन होगा वो करंट ईयर का वापस ऐड, और डिविडेंड का जो प्रोविजन होगा वो प्रीवियस ईयर का ऐड करोगे। इंटरिम डिविडेंड और रिजर्व में अगर कुछ ट्रांसफर किया है तो वो सब ऐड कर दोगे। अब उसके बाद ये सब ऐड करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस, लेस कर देना है उसमें से रिफंड ऑफ टैक्स, कि अगर कोई टैक्स का रिफंड रिसीव हुआ है और वो प्रॉफिट में आपके ऐड है तो उसको माइनस कर दो प्रॉफिट में से। यहाँ आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इससे आपके सम की शुरुआत होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे ही आ जाएगा, अब आपको ट्रीटमेंट करना है
नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स का। एडजस्टमेंट फॉर लिखोगे नॉन ऑपरेटिंग, यानी अब क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट में तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही आइटम्स चार्ज कर दी जाती हैं। तो हम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालना चाहते हैं, तो नॉन ऑपरेटिंग वाले के इफेक्ट को हटाना है। और नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स मतलब जिनसे कैश का कुछ लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में से चार्ज की गई हैं, उनको आपने वापस ऐड करना है अगर वो माइनस कर दी गई हैं पहले, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको प्रॉफिट में से लेस कर देना है। अब क्या हो सकती है नॉन कैश आइटम? डेप्रीसिएशन। देखो डेप्रीसिएशन प्रॉफिट से चार्ज होता है लेकिन एक्चुअल में उससे कोई कैश का मूवमेंट तो नहीं होता। लगाते हैं हम डेप्रीसिएशन, बट क्या एक्चुअल में हार्ड कैश बिजनेस से आना या जाना नहीं होता ना, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो। तो नॉन कैश आइटम है डेप्रीसिएशन, वापस ऐड कर दो। नॉन कैश को भी और नॉन ऑपरेटिंग दोनों को ट्रीटमेंट देना है। अब डेप्रीसिएशन लगता है आपकी फिजिकल एसेट्स के ऊपर, यानी टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल एसेट्स भी तो होती हैं, उनकी भी तो वैल्यू डाउन होगी। गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गए, तो उनके ऊपर जब उनकी वैल्यू डाउन होती है तो उसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। जो नॉन टेंजिबल एसेट्स होंगी, इनटेंजिबल एसेट्स, उनकी वैल्यू में रिडक्शन आए तो उसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। वही डेप्रीसिएशन के जैसा होता है बट इनटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। वो भी वापस ऐड होगा क्योंकि हम प्रॉफिट में से चार्ज उसको कर चुके हैं, बट उसको होना नहीं चाहिए था बिकॉज नॉन कैश आइटम है, तो इसीलिए हम उसको कर देंगे वापस ऐड। अब ये अमोर्टाइजेशन किसी भी रूप में हो सकता है कि गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं रिटर्न ऑफ। तो इस टाइप में ये हो जाती हैं आपकी नॉन कैश आइटम्स। अब इसके बाद और भी हैं आपके, जैसे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। ये सब होने के बाद अब नॉन ऑपरेटिंग की बात करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सी हैं? जो हमने प्रॉफिट से चार्ज कर दी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इंटरेस्ट चार्ज करते हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो पे किया है तो वो इंटरेस्ट आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन आपने तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम उसको चार्ज कर दिया, तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो इसको भी आपने जो है वो यहाँ से हटाना है, माइनस कर दोगे कि आपने जो है माइनस जो है ऑलरेडी आप किया है प्रॉफिट में से, तो इसको फिलहाल हम वापस जो है वो ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉट इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स, और कोई भी आपने प्रोविजन क्रिएट किए हुए हैं तो वो भी आप अपने प्रॉफिट में वापस ऐड कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, वो प्रोविजंस भी ऐड कर दोगे। ये ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स की। प्रोविजन जो है हमने बनाए हैं लाइक फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये सब करने के बाद कुछ ऐसे भी है ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो हमारे प्रॉफिट में ऐड हैं बट हमें नहीं चाहिए बिकॉज हमें ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट करना है। वो क्या हो सकती हैं आइटम्स? लाइक हमने इसमें ऐड कर दिया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी तो नहीं है। तो कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है आपको ऑन सेल ऑफ एसेट तो उसको आपने अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देना, हमें ऑपरेटिंग आइटम्स लेनी है। या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड ऐड होता है प्रॉफिट में से, उसको लेस करोगे। इंटरेस्ट ऑन और डिविडेंड रिसीव्ड, ये जो आइटम्स है ना ये नॉन ऑपरेटिंग है और इनका यहाँ काम नहीं है। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर के इनफ्लो के रूप में आएगा। फिलहाल ये हमारे प्रॉफिट में ऐड है, हमें हटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड लो, बट क्योंकि हमने प्रॉफिट से एक्टिंग इसकी शुरुआत की है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो ये प्रॉफिट में इंक्लूड होती हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम, तो हमें हटानी है हमारे प्रॉफिट से, इसीलिए हम कर देंगे लेस। रेंट रिसीव्ड ऐड है तो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेस कर दोगे।
अब अगर देखो रेंट रिसीव्ड जो है, अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिनका काम ही प्रॉपर्टी बिजनेस हो, उनको रेंट रिसीव हो रहा हो, तो उनके लिए रेंट रिसीव्ड जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, क्योंकि उनका नेचर ऑफ बिजनेस ही यही है कि वो प्रॉपर्टी सबलेट करते हैं, यानी किराए पर देते हैं। उनको रेंट रिसीव हो तो उनके लिए वो ऑपरेटिंग इनकम है, जिनका मेन काम ही यही हो कि रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं जो। लेकिन एक नॉर्मल बिजनेस के लिए रेंट रिसीव करना इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो आप यहां से इसको हटा दोगे, अपने प्रॉफिट में से लेस कर दोगे। या फिर आपने कोई एक्सेस प्रोविजन बनाया, उसमें से वो एक्सेस प्रोविजन वापस प्रॉफिट में ऐड कर दिया, तो उसको भी प्रॉफिट से लेस कर दोगे। तो ये ट्रीटमेंट हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स का। यहां से जो प्रॉफिट निकल करके आएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके पास आ जाएगा यहां से। अब आपको ट्रीटमेंट देना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को। वर्किंग कैपिटल क्या होती है आपकी, किस किस से कनेक्टेड होती है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज से। दो आइटम्स होती हैं वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो यहां पर अब आपने ये देखना है कि करंट एसेट और लाइबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज देखना है, क्योंकि आपको 2 सालों का डाटा दिया होगा, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल आपकी करंट एसेट्स जो हो रही हैं वो हो रही हैं डिक्रीज। कोई भी एक करंट एसेट हो गई, लाइक इन्वेंट्री हो गया। तो अब इन्वेंट्री आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स आपने सेल किया है, आपको कैश इनफ्लो होगा। तो अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं तो आप उसको अपने प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड कर दोगे। अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ओके। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं लाइबिलिटीज का, कि आपकी अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं तो आप उसको अपने प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड कर दोगे, क्योंकि करंट एसेट्स डिक्रीज होंगी तो उसका उल्टा हो जाएगा केस अप्लाई करंट लाइबिलिटीज पर, कि मेरी करंट लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं तो मैं उसको अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूंगी। कैसे, क्यों ऐड करना है? देखो कि आपके जो हैं क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ हमने उनसे उधार लिया है, कैश आ रहा है बिजनेस में, तो इसीलिए प्रॉफिट में ऐड हो गया ये। अब आ गया ऐड कब करना है? करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हो, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो। लेस कब होगा? इसका वाइस वर्सा केस, कि आपकी करंट एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो गई। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो आपने क्या कर देना है? लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। और इसका वाइस वर्सा केस होगा आपका लाइबिलिटीज में, यानी लाइबिलिटीज वाला केस कब ऐड करना है? जब लाइबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो रही हो। देखो आपके अगर क्रेडिटर्स कम हो गए तो इट मीन्स आपने पे ऑफ किया है, बिजनेस से कैश जा रहा है, इसीलिए हमने क्या किया? लेस। तो इस ऐड लेस वाली बात को बस ध्यान में रखें। ये होते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब आपको बस देखना है एसेट लाइबिलिटीज का, वो सब ट्रीटमेंट देने के बाद आपको मिल जाएंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें से लेस कर दोगे आप जो भी करंट ईयर में हमने इनकम टैक्स पे किया है, और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि करंट एसेट्स में आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को काउंट नहीं करना, उनका इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना। मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस, या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। तो इसको करंट एसेट्स का इंक्रीज डिक्रीज चेक करने में नहीं सोचोगे। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज में जो बैंक ओवरड्राफ्ट जनरली आप लेते हो, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट करते टाइम बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी के टाइम पर नहीं आप कंसीडर करोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम नहीं लेना उसको करंट लाइबिलिटीज का इंक्रीज या डिक्रीज देखते हुए। अब हम इससे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, पूरी फुल फ्लेज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करेंगे। इलस्ट्रेशन 9 है हमारे पास,
उसको डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए 9th इलस्ट्रेशन में आपको क्या दिया गया है, प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर अप्रोप्रिएशंस वाज 2,50,000। द प्रॉफिट वाज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम्स, यानी सब कुछ वो कह रहा है कंसीडर हम कर चुके हैं। तो अब आपको जो है वो चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स और बिफोर एनी काइंड ऑफ अप्रोप्रिएशंस। तो आप बनाओगे अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम जो है देखेंगे कि हमारे प्रॉफिट में से हमने क्या क्या अप्रोप्रिएशंस हैं जो चार्ज कर दी हैं और उन्हें हमें वापस करना है ऐड बैक। तो हम यहाँ बना लेते हैं हमारा वर्किंग नोट, फिर हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे। या आपको वैसे सम के नीचे ही बनाना है, सम की शुरुआत आपके प्रॉफिट से होनी चाहिए। तो वर्किंग नोट आप यहाँ पर, मैं यहाँ ऊपर बना रही हूँ वर्किंग नोट। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 2,50,000 का। अप्रोप्रिएशंस क्या क्या चार्ज कर दी गई हैं वो देखो आप। तो यहाँ स्टेटमेंट में बोला है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, 3-4 आइटम्स हैं आपकी, एक रिजर्व, एक प्रपोज डिविडेंड और एक प्रोविजन फॉर टैक्स। यही मेन आइटम्स हैं जो आपकी प्रॉफिट में वापस ऐड हो जाएंगी, जिससे आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बाकी सब चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब निकाल रहे होंगे तब हम देखेंगे। तो फिलहाल देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने जो है वो 35,000 का बनाया है, यही करंट ईयर का है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000 है, वापस ऐड कर दो। और ट्रांसफर आपने रिजर्व में किया है 17,500, इसको भी ऐड कर दो। तो अब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 3,02,500 रुपीज़। इससे आपके सम की शुरुआत होगी। ये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपने लिखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और यहां से हमारा फुल फ्लेज सम स्टार्ट होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज 3,02,500 रुपीज। अब हमें किसके लिए एडजस्टमेंट करनी है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की। लिख दो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में पहली चीज आपको गिवन है डेप्रीसिएशन 20,000 का, ऐड कर दो वापस डेप्रीसिएशन 20,000। ऐड वाली सारी आइटम्स यहां लिख दो, सारों को टोटल करके फिर फाइनल हमारे कॉलम में राइट करेंगे। उसके बाद लॉस जो है वो आपको फिक्स एसेट बेचने पर लॉस हो रहा है, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, देखो तो इसको भी वापस ऐड करोगे। लॉस ऑन सेल कितना है 2,000 रुपीज, वापस ऐड कर दोगे। देन गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है आपको 9,000, ये नॉन कैश आइटम है, ये भी ऐड हो जाएगी। नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों ही तरह की आइटम्स को वापस ऐड करना है। तो टोटल ऐड होने के लिए मिल गए आपको 31,000। अब देखो कि लेस के लिए क्या क्या है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड है। गेन है आपके पास मशीनरी का 8,000 का, बस एक ही आइटम गिवन है 8,000 आपका लेस की आइटम होगी। और जो भी लेस की आइटम होंगी उनको ब्रैकेट में शो करोगे, इससे पता चलता है कि नेगेटिव है, और ऐसे ही शो करना है इनको ब्रैकेट में, दैट इज रूल। तो अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 3,33,500 रुपीज। ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं बहुत इजी। कब आपको जो है ऐड करना है, जब करंट एसेट्स कम हो रही हैं। तो देखो कौन सी करंट एसेट्स हैं जो आपकी कम हो रही हैं, उनको आपने जो है वो ऐड करना है। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बताया गया है। तो इन्वेंट्री हमारा जो है वो 4,000 से कम हो रहा है, बस एक ही करंट एसेट है जो कम हो रही है। और फिर ऐड उसके अलावा कब करते हैं, जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हो, करंट लाइबिलिटीज। तो ट्रेड पेबल्स 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो टोटल आपका जो है वो 14,000 आ गया प्लस की आइटम। अब लेस करना है, लेस के टाइम देखो करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं, कहाँ कहाँ, ट्रेड रिसीवेबल में हो रही हैं करंट एसेट्स डिक्रीज 12,000 की। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से, दोनों नेगेटिव आइटम। और लाइबिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रही हैं, लाइबिलिटीज सॉरी
3,000 रुपीज से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम इन एडवांस 8,000 से, तो टोटल आपके पास नेगेटिव में आ गया 28,000। तो अब सॉल्व करोगे इसको, यहां आपको मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट अमाउंट इज 3,11,500। अब लेस करना है इसमें से इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स का प्रोविजन था करंट ईयर का 35,000 का, जितना प्रोविजन होता है उतना इनकम टैक्स पेड होता है, तो 35,000 का प्रोविजन था, आपको माइनस करोगे इसमें से, एंड देन यू विल गेट फाइनल आंसर इज 2,76,500। दैट इज योर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लास्ट में अगर आपको इनकम टैक्स पेड नहीं बता रखा हो ना करंट ईयर का, तो जो प्रोविजन करंट ईयर का बनाते हो वही इनकम टैक्स पेड होता है। तो यहाँ जो प्रोविजन था वो 35,000 का था, वही मैंने लेस किया है। तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर था। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सम को सॉल्व करोगे। इसी के साथ अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एसेट्स में हो या किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, या कहीं हमने बाहर कुछ और इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा कैश का, और अगर इन्वेस्टमेंट को हम सेल करेंगे तो उससे बिजनेस में होगा इनफ्लो कैश का। ये तो बेसिक आइटम है, ये हमने पहले भी डिस्कस की हैं एक्टिविटीज। बट कई बार आपको एसेट्स के रिगार्डिंग उनका ओपनिंग बैलेंस यानी उनका प्रीवियस ईयर का बैलेंस और करंट ईयर का बैलेंस गिवन होगा, बट आपको ये नहीं बताएगा कि परचेज सेल कितना हो रहा है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस यानी प्रीवियस और करंट ईयर के बैलेंस में डिफरेंस तो होगा, बट उसके अलावा वो कहेगा हमने सेल भी की है, बट कुछ आइटम मिसिंग होगी जो आपको फाइंड आउट करनी होगी कि मैंने कितना परचेज किया या कितना सेल किया। एसेट्स के रिगार्डिंग होगा ये आपके पास कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, एसेट का कुछ पार्ट आप सेल भी कर रहे हो, तो वो मिसिंग फिगर आपको निकालना होगा। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेन पार्ट है कि एसेट अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन लगा करके ये देखो कि एसेट कितनी एक्चुअल में परचेज सेल हो रही है, क्योंकि उसका यूज होना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ओके, बट यहाँ ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये बात दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी कि एक कि जो भी एसेट का आपको परचेज या सेल निकालना है वो एसेट आपको अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर गिवन है या फिर वो अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पर गिवन है। क्या फर्क है दोनों बातों में कि ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है कि उसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगा ना, वो डेप्रिसिएशन उसमें से चार्ज नहीं किया गया, और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि जितना भी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर लगा वो उस एसेट में से चार्ज किया हुआ है, वो अपनी उस वैल्यू पर है जिसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। ओके, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसेट ओरिजिनल वैल्यू पर है गिवन हमें या रिटर्न डाउन वैल्यू पर गिवन है? उसके लिए एक ही पहचान है, जैसे हमने +1 में डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप खोल रहे हो तो इट मीन्स हम एसेट में से ही हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते आ रहे हैं और एसेट अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पर है। बट अगर आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोल दिया तो उसमें हम क्या करते हैं, सारा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं डेप्रिसिएशन का, और एसेट में से चार्ज नहीं करते। एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर पड़ा रहने देते हैं। जब उसको बेचते हैं उसका जितना पार्ट, उतने पार्ट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज़ हम करते थे +1 में कि तब तक एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर रहेगी, जब उसको सेल करना होगा तो उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। तो जब कभी क्वेश्चन में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के दोनों बैलेंस दिए हुए हो, प्रीवियस ईयर भी और करंट ईयर भी, तो उस टाइम पे एसेट जो है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर गिवन है, तो उस टाइम पे दो अकाउंट बनेंगे, एसेट अकाउंट अलग से बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बनेगा।
एसेट अकाउंट से जो आंसर आएगा वो एसेट की परचेज या सेल होगी। अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो एसेट परचेज हो रही है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो एसेट सेल हो रही है। सिंपल है, डेबिट साइड से एसेट खरीदी जाती हैं, क्रेडिट साइड में हम एसेट को सेल कर देते हैं। ओके। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आपको मिलेगा करंट ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन, जितना आपने लगाया है टोटल एसेट पर। और अगर एसेट अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पर है तो जैसा +1 में करते थे, एक सिंगल अकाउंट बनता था एसेट अकाउंट, उसी में एसेट का बैलेंस और उसी में से ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता था, ताकि एसेट अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पर रहे। तब एक सिंगल अकाउंट बनेगा और उसी अकाउंट में से ही आप अपना एसेट का परचेज या सेल निकालोगे। सेम प्रोसेस से बेच रहे हो एसेट तो सेल्स क्रेडिट साइड में, और अगर एसेट खरीद रहे हो तो डेबिट साइड से। प्रॉफिट हो रहा है एसेट के ऊपर, डेबिट साइड एंट्री होगी, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड होगा। ये बहुत सिंपल चीजें हैं, ये हमें पता है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम ये +1 में भी। तो अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक था कि हमें कब तो एक सिंगल अकाउंट बनाना है एसेट अकाउंट और कब हमें 2 अकाउंट बनाने होंगे, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर, कि जब आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो तो एक अकाउंट ये बनेगा और दूसरा अकाउंट बनेगा एसेट अकाउंट। दोनों अपनी अपने अकॉर्डिंग वहां से आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेंगे। तो मतलब एक ही होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड एक सम करते हैं डिस्कस। तो यहाँ है हमारे पास इलस्ट्रेशन 23। देखिए यहाँ पर आपको क्या कुछ बैलेंसेस गिवन है। फर्स्टली हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि जब आपको रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पर गिवन होता है, आपको बोला है कि आपको कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करने हैं। आपको प्रीवियस और करंट ईयर दिया गया है बैलेंसेस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मिको लिमिटेड। अब एक और बात, यहाँ आपको जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर रहे हो, उसके साथ अगर उस इन्वेस्टमेंट की रेट बताई गई है तो आपको बिना क्वेश्चन में ये वेट किए कि वो आपको बताए कि इस रेट से इंटरेस्ट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर रेट बता दी गई है तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर आपका कैश का इनफ्लो है, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। जैसे यहाँ इस स्टेटमेंट में कह रहा है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो रेट बता दी तो 12% से इंटरेस्ट रिसीव करना है इस इन्वेस्टमेंट पर। अब 2 बैलेंसेस हैं, प्रीवियस ईयर में 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, करंट ईयर तक आते आते इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई 1,50,000 की, कम हो गई। इट मीन्स आपने सेल करा है अपनी इन्वेस्टमेंट को। अब हम इंटरेस्ट कौन से वाली वैल्यू पर रिसीव करें, करंट ईयर पर या प्रीवियस ईयर पर? दोनों में से किस पर करें, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ आपको ये मान के चलना है कि ये सेल ना मैंने पर्टिकुलरली 31 मार्च वाले दिन की है, यानी एंड ऑफ द ईयर में की है। अज्यूम कर लेते हैं अगर आपने देखो 31 मार्च वाले उस पर्टिकुलर दिन पर की है, तो करंट ईयर का जो पूरा साल था, पूरा साल तो इन्वेस्टमेंट वही रही ना जो प्रीवियस ईयर में थी, क्योंकि मैंने तो 31 मार्च वाले दिन उस दिन की, पूरा साल इन्वेस्टमेंट वही रही जो प्रीवियस ईयर से मेरी चलती आ रही है। तो इंटरेस्ट रिसीव आपको उस पर होता है जो ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल आपका इन्वेस्टमेंट का बैलेंस रहा। तो बैलेंस पूरा वो कौन सा रहा, प्रीवियस ईयर वाला 5 लाख। वैसे आप ये भी मान सकते हो कि मैंने करंट ईयर शुरू होते ही बेच दी, तो फिर आप जो आपका लेस होके अमाउंट आ रहा है, यानी करंट ईयर के शुरू में ही बेच दी, फिर तो कम की इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो कम इंटरेस्ट आप शो कर सकते हो। बट आपके सभी क्वेश्चंस में यही माना जाएगा कि आपने एंड ऑफ द ईयर में सेल की है, तो जो भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा। सेम बात अप्लाई होगी डिविडेंड के ऊपर भी, कि आपको जितना डिविडेंड रिसीव होगा, अगर आप शेयर्स बेच भी रहे हो या नए भी खरीद रहे हो, तो नए भी आपने पर्टिकुलरली एंड ऑफ द डे, जो आपका ईयर का एंडिंग डे है उस दिन खरीदे हैं, उनके ऊपर डिविडेंड नहीं मिलेगा फिर। तो आपके जितना वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है ना, उसके ऊपर आपने डिविडेंड कैलकुलेट करना है, चाहे वो इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो। क्वेश्चन में खुद से कह दे कि 1 अप्रैल को कर रहे हो नई परचेज या नई सेल, तो फिर अपना नए के हिसाब से चलोगे, अदरवाइज एज्यूम करोगे तो एंड ऑफ द ईयर का एज्यूम करोगे। अब आपको साथ में बोला है प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, गुडविल बता रहा है आपको, नई परचेज हुई है 40 से 120 हो गई, 9% डिविडेंड रिसीव करना है शेयर्स के ऊपर। तो शेयर्स भी देखो नए खरीदे गए हैं, 8 से 18 लाख हो रहे हैं,
तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि नए मानना क्या है कि मैंने 31 मार्च को नए लिए, तो नए जिस दिन लोगे उसी दिन तो डिविडेंड मिल नहीं जाएगा। डिविडेंड उस पे मिलेगा ना जो पहले से आपके पास थे। पहले से आपके पास 8 लाख के थे। ऐसी मेरी इन्वेस्टमेंट पहले से 5 लाख की चलती आ रही है, प्रीवियस ईयर का लेना है मतलब दोनों। और मशीनरी के रिगार्डिंग और क्या इन्फॉर्मेशन है कि 50,000 की कॉस्ट वाली मशीन थी, डेप्रीसिएशन उसके ऊपर 15,000 था और आपने उसको 40 में बेचा और टोटल डेप्रीसिएशन 55 का लगाया। तो सबसे पहले तो हम हमारा जो अभी हमने मशीनरी अकाउंट देखो डिस्कस किया है ना, वही बना लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया गया है प्रीवियस ईयर में, टू बैलेंस बीडी 4 लाख रुपीज। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे और यहाँ लिख दो इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है आपको 6 लाख रुपीज का। ओपनिंग लिख दिया मैंने, क्लोजिंग लिख दिया बैलेंस। अब आपने जितना डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वो डेप्रीसिएशन से रिलेटेड आप अपना एंट्री कर दो बाय डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन लिखना है यहाँ, जितना उस पर्टिकुलर सेल वाली मशीन पे लगाया उसका प्रॉफिट लॉस के लिए यूज होगा। यहाँ टोटल डेप्रीसिएशन लिख दो 55,000 का। अब आपने जितने की बेची है वो लिख दो बाय बैंक। मशीनरी हमने बेची है 40,000 की। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। मशीन की कॉस्ट थी 50, डेप्रीसिएशन चार्ज होना था 15, तो रह गई कितनी मशीन 35 की और बेची है 40 में, तो 5,000 का हो रहा है आपको गेन। तो 5,000 का प्रॉफिट शो करोगे डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ऑन सेल। अब आपकी फाइनल एंट्रीज पूरी हो चुकी हैं। अब आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा उससे पता चलेगा कि आपने मशीन ड्यूरिंग द ईयर जितनी नई ली है या सेल की है। इस साइड का टोटल करो, यहाँ का टोटल आएगा 3,95,000 और इधर का टोटल है आपके पास 4,05,000 रुपीज। तो आपका जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर है वो है 2,90,000। और मैंने कहा था डेबिट साइड शॉर्ट है तो इट मीन्स मशीनरी परचेज हो रही है। तो टू बैंक और ब्रैकेट में लिखोगे मशीनरी परचेस्ड, क्योंकि डेबिट साइड है तो इसका मतलब न्यू मशीनरी आ रही है। डेबिट साइड में शॉर्ट है तो मशीनरी न्यू आ रही है, और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होती तो इट मीन्स मशीनरी सेल हो रही थी। तो ये बैलेंसिंग फिगर था, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज होगा। अब लिखेंगे हम हमारा सम को स्टार्ट करो, कैश फ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यस। तो अब आपने मशीनरी परचेज सेल जो भी किया है वो सब कुछ आपको पता है, सब कुछ फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ आपने अपना राइट करना है सम में कि कितनी हमने सेल की। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की सेल की है, कैश का इनफ्लो है। फिर लिखो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000। परचेज करने से आउटफ्लो होता है तो नेगेटिव आइटम है तो ब्रैकेट में शो कर दो। फिर आगे आ जाते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट में कहा है ना इसने इन्वेस्टमेंट इन मीको लिमिटेड शेयर्स 8 लाख रुपीज के प्रीवियस ईयर में थे, नए ईयर में आ गए 18 लाख के, तो इट मीन्स 10 लाख रुपीज का नया इन्वेस्टमेंट किया है आपने। आउटफ्लो हो गया शेयर्स का। इन्हीं शेयर्स के ऊपर डिविडेंड रिसीव हो रहा है आपको, डिविडेंड रिसीव्ड। तो अब देखो हमने ये मान के चला है कि जो नए शेयर्स हमने लिए ना वो 31 मार्च वाले दिन लिए, तो मिलते जैसे ही शेयर लेते डिविडेंड रिसीव नहीं होता, पूरा साल रखने पड़ेंगे शेयर्स। तो पूरा साल हमने सिर्फ उतने ही शेयर्स थे हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में थे, यानी 8 लाख के। 9% के अकॉर्डिंग आपको जो है वो 72,000 का डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। अब उसके बाद आपकी जो है वो थी 12% आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो सेल कर दी आपने। 5 लाख की थी, 1,50,000 की रह गई। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,50,000 की इन्वेस्टमेंट सेल हुई है। इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। कहे या ना कहे आपने इंटरेस्ट और डिविडेंड की खुद से कैलकुलेशन कर लेनी है कि कितने रिसीव हो रहे हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो आपको रिसीव होंगे डिविडेंड और इंटरेस्ट, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पे करोगे तो फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंस अरेंज किया आप पे कर रहे हो उसकी कॉस्ट। तो इंटरेस्ट आपको रिसीव कितना होगा 12% से। अब यहाँ भी ये मान के चलना है कि जो मैंने सेल की है वो 31 मार्च को की है,
तो अगर 31 मार्च को सेल कर रही हूँ मैं, तो ड्यूरिंग पूरा साल तो मेरे पास रही ना जो प्रीवियस ईयर में थी, यानी 5 लाख वाली, तो उसके ऊपर 12% से 60,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आइटम है गुडविल। 40 की थी प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में आते आते 120 हो गई, तो इट मीन्स आपने नई परचेज की है 80,000, नेगेटिव आइटम हो गई। गुडविल परचेज्ड, एसेट ही होती है गुडविल यहाँ पर, तो गुडविल आपकी परचेज्ड। और उसके अलावा कुछ और आइटम है तो देखिए, नहीं है तो बस अब फाइनल टोटल करोगे इसका कि आपका कितना है। तो यहाँ आपको मिलेगा आंसर, वो मिलेगा नेगेटिव में, यानी आपने कैश जो है वो यूज किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेगेटिव आपका आइटम आएगी 8,48,000 रुपीज। तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब कैश यूज हो रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जनरेट नहीं कर पा रहे हैं हम, बल्कि हमारा यूटिलाइज हो गया, आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से 8,48,000 का। तो ये हमारा था जब हमने सिंगल बनाना हो। तो अगर आपको डबल का है तो सिंपल सी बात है कि एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बन जाएगा, उसमें से भी बैलेंसिंग फिगर आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तक के सम प्रैक्टिस करेंगे आप। थैंक यू सो मच।